अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। नवाज शरीफ की वतन वापसी की बिलाखिर तारीख आ गई है और 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। अब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे तो सही, लेकिन इसके साथ साथ अब कई सवाल जन्म ले रहे हैं। एक तो इलेक्शन अपनी जगह खड़ा है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ वापस आएंगे तो जो कानूनी पेचीदगियाँ उसका सामना करेंगे कि नहीं करेंगे। निगरान हुकूमत तो कह रही है कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक होगा। क्या सलूक होगा, कैसे होगा, इस पर भी बात करते हैं। और फिर ख़ुद में एक बड़ा सवाल, क्या मियाँ नवाज शरीफ की वापसी मुस्लिम लीग नून में कोई नई रूह फूंक सकती है? क्योंकि जो पीडीएम की गवर्नमेंट करके गई है उसके बाद शायद पंजाब में दोबारा कदम जमाना थोड़ा मुश्किल मरहला ज़रूर होगा। और क्या फ़र्क पड़ जाएगा नून लीग को नवाज शरीफ के वापस आने से और कैंपेन चलाने से, जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है। हल्का बंदियों का मामला अपनी जगह पर मौजूद है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम की सारी जमातें इस पर जो काम कर गई हैं, अब वो उससे खुद भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्हें शायद तजब्जुब है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। अभी तो मामलात कानूनी स्टेटस पर हैं कि नवाज शरीफ वापस आते हैं तो अगली बार के लिए उनका क्या स्टेटस है। क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या वजारत उज़्मा के लिए फिर कैंडिडेट होंगे, कैसे होंगे? ये एक बड़े सवाल हैं जो खड़े हो चुके हुए हैं। और कहे तो नून लीग यही रही है कि उनके कायद वापस आ रहे हैं और वो जाहिर है कि अहम पोस्ट के लिए ही आ रहे होंगे या फिर सिर्फ कैंपेन चलाने आएंगे। अब ये भी बड़ा अजीब मामला है। इफ्तिखार शराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार साहब, आ गई है तारीख अब 21 अक्टूबर। बड़ी बात है, बड़े लंबे अरसे से ये तारीख छुपी हुई थी। अब तो वाज़ेह हो गया कि 21 अक्टूबर को आएंगे और शहबाज शरीफ साहब ने तो इसका बरमला इजहार भी कर दिया। भाई ये इजहार तो बड़ा बरमला है, लेकिन बड़ी ताख़ीर से हुआ है। गोया कि वो नवाज शरीफ साहब के जो कमोबेश 3 बरस कबल एक मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर गए थे और सिर्फ 4 हफ्तों के लिए गए थे, और उनका ख्याल ये था कि जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो वतन वापस आएंगे। और आपको मालूम है कि वो एक सजाई याफ्ता कैदी हैं और वो जेल में थे, और उनको खुसूसी तौर पे मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बैरून मुल्क भेजा गया था। अगरचे उनके भाई ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर एक एफिडेविट भी जमा कराया था और इस बात की जमानत दी थी कि अपने भाई को वतन वापस लाएंगे, लेकिन इस दौरान आपने देखा कि उन्होंने उस अदालती हुक्म की भी वायलेशन की। और हमें लग रहा है कि उन्होंने इस दौरान कोई या तो इलाज की ज़रूरत नहीं थी या उन्होंने इलाज कराया नहीं है। बहरहाल बिलाखिर अब वो वतन वापसी का ऐलान कर रहे हैं। और जब ये उनके वापसी में ताख़ीर हो रही थी तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि शायद वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की मुद्दत बतौर चीफ जस्टिस ख़त्म हो जाएगी, गोया कि 16 सितंबर को, तो कहीं उसके बाद उनकी वापसी होगी। क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके होते हुए वतन वो वापस आते हैं तो शायद उनको जो अदालती रिलीफ की उम्मीद करके बैठे हैं वो ना मिल पाए और उनको फिर वो सज़ा भुगतनी पड़ेगी जिसमें वो ऑलरेडी जेल में हैं। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बात है। उनको पहले मरहले में तो जो वादे वो करके गए थे और अदालत को जो यकीन दहानी कराई थी उसके अकॉर्डिंग इनको वापस आना चाहिए था, नहीं आए, अब आ रहे हैं। अब देखना ये है कि अगरचे वो तो वापस आ रहे हैं, लेकिन क्या मुल्क में आम इंतखाबात भी हो रहे हैं? तो अभी तक तो हमें कुछ तरह की फिजा नज़र नहीं आ रही है, अगरचे अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आज हमारे सामने आई हैं शराज कि साहब, सदर आज चलें, पाक। अगर हम इलेक्शन की बात कर लें, आपकी बात दुरुस्त हो। एक तो अनाउंस भी करते हैं ज़रा, सबात रिजवी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, माहिर कानून हैं और पहली खातून सेक्रेटरी हैं लाहौर हाईकोर्ट बार की। बहुत शुक्रिया सबात साहिबा, आपने भी ज्वाइन कर लिया। बात हो रही है मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से और उसकी कानूनी पेचीदगियाँ क्या देख रही हैं? एक तरफ सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से बता दिया है, वो कह रहे हैं 6 नवंबर इलेक्शन होने चाहिए। तो पहले तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और जैसे निगरान गवर्नमेंट कह रही है कि कानून के मुताबिक सलूक होगा, तो आप भी यही देख रही हैं? जी, मैं समझती हूँ देखने को तो यहाँ पे आप बहुत कुछ देखते हैं लेकिन होता नहीं है उस तरह। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब वाकई सीरियस हैं वापस आने में तो फिर उनको यानी फेस करना चाहिए उन मुकदमात को जिनको वो छोड़ के गए थे। और जैसे हम जानते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर से ये बाहर अपना इलाज कराने के लिए गए थे, लेकिन 2019 से लेके आज तक ये वहीं पे बैठे रहे हैं और एक तरह से ये स्कॉन कर गए थे अपनी उन सब लीगल यानी केसेस से जो इनके खिलाफ यहाँ चल रहे थे। तो अगर ये यहाँ पे आ रहे हैं तो इनको फिर उन केसेस का सामना करना चाहिए और ही शुड बी अरेस्टेड बिकॉज उन केसेस के अंदर इनको प्रोसिक्यूट किया जाना बड़ा जरूरी है।
और ये कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब है तो इसलिए उनके साथ इस तरह केसेस को उनको फेस ना करना पड़े और आम किसी अल्लाह दिता और किसी आम शख्स को उन केसेस को फेस करना पड़े जिसके खिलाफ है। तो ये लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, उसके सामने सब बराबर भी हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जब वो आते हैं तो ही शुड फेस द केसेस जो उनके खिलाफ यहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा सबात साहिबा, आपके मुताबिक और कानून यही कहता है वापस आएंगे एयरपोर्ट से ही दोबारा जेल जाना पड़ेगा? देखें, जिस तरह से वो गए थे तो वो आपको पता है कि वो पुलिस कस्टडी से ही गए थे। तो अगर आप उसको उस नुक्ता नज़र से देखें तो फिर तो इनको एयरपोर्ट से ही यानी ही कैन बी अरेस्टेड। अगर ये तो कुछ सिक्स सेंस में आप लीगली बात करें तो वो वहाँ से उनको अरेस्ट करके तो फिर इनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि क्या मामलात हैं, क्योंकि मैं आप चूँकि मुझसे सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रही हूँ। असूलन तो इसी तरह से होना चाहिए कि दैट ही शुड बी अरेस्टेड फ्रॉम देयर एंड देन ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड इन ऑल द केसेस जो कि यहाँ पे चल रहे हैं। क्लियर हो गया। इफ्तिखार शिराजी साहब, ऐसा होगा भी? देखिए, मेरा ख्याल में जो कानून कहता है वो तो यही कहता है कि वो एक सजा याफ्ता कैदी थे, वो जेल में थे, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनको बैरून मुल्क भेजा गया और इलाज के गर्ज से भेजा गया। अब जब वतन वापस आएंगे तो लामहला तौर पे उनको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। और आपको याद होगा कि जब हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया था तो उस वक्त भी उन्होंने इस रिलीफ के साथ ये कहा था कि जब वो वापस आएंगे तो अपने आप को सरेंडर करेंगे। और सरेंडर करने से मुराद ये है कि वो सीधा जेल जाएंगे। अब ये ज़रूर है केवन फील्ड रेफरेंस के अंदर उनकी जो साहबजादी है मरियम नवाज साहब और उनके जो दामाद है कैप्टन सफदर साहब, उन्होंने बरियत की जो दरख्वास्त की थी वो एंटरटेन हुई, उनको उसमें बाइज्जत बरी कर दिया गया है और उसमें नवाज शरीफ साहब भी एक एक्यूज्ड हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हीं ग्राउंड्स को लेके वो उस केस में बरियत की दरख्वास्त दे सकते हैं और यकीनी तौर पे वो सुनी भी जाएगी। अब ये देखना ये है कि हाई कोर्ट कितना वक्त लेती है उस सारे मामले को निपटाने में, लेकिन उस दौरान मेरा ख्याल में वो ज़मानत की दरख्वास्त दे सकते हैं और उनकी ज़मानत पे रिहाई हो सकती है। लेकिन एक तो ये उनके लिए कानूनी पेचीदगी है, इसमें कितना वक्त लगता है। दूसरा, उनके मुतालिक जो फैसला आया है वो ताहयात नाअहली का है। गोया कि अगरचे इस दौरान जो 16 माह की PDM की हुकूमत है उसने कुछ तरामीम की हैं 184 के 3 जितने भी 184(3) के तहत जितने भी केसेस माजी में सुने गए, गोया कि वन टाइम राइट ऑफ अपील दिया गया है। अगरचे उसको अदालत ने एक तरह से स्ट्राइक डाउन किया हुआ है या कम से कम वो मामला सब जुडिस है। तो अगर वो कानून उसका सहारा लेते हैं या वो इस्टेब्लिश हो जाता है कानून, तो फिर उस सूरत में उनको एक राइट ऑफ अपील मिल जाएगा। तो अपनी जो ताहयात नाअहली है उसको वो 5 साल में बदलने के लिए जाहिर सी बात है दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे नज़रसानी की, और मुमकिन तौर पे वहाँ से भी उनको अगर रिलीफ मिलता है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो आने वाले आम इंतखाबात हैं, तो जो अब लगता तो यही है, अगरचे सदर पाकिस्तान ने 6 नवंबर की तारीख दे दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो अपनी मजबूरियां बता रहा है उससे तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद फरवरी में जाके ये इलेक्शन होंगे। तो लगता ये है कि जो उनकी वापसी हो रही है वो अपने मुतालिक जितने भी अदालती मामलात उनको निपटा के तो आइंदा इंतखाबात के लिए अहल होना चाहते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि जो वो अपने जहन में एक खुशफहमी लेके आ रहे हैं या उनका ख्याल ये है कि उनका केस बड़ा स्ट्रांग है और उनको अदालतें रिलीफ देंगी, क्या वो मिल पाता है या उनके खिलाफ कुछ नया मुकदमात भी बन सकते हैं या जो पहले से मुकदमात हैं उनमें उनका डिफेंस इतना मजबूत होगा कि उनको रिलीफ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। मेरा ठीक हो ख्याल गया। इसके लिए यानी ये इबाहम अभी मौजूद है और अगले इलेक्शन के लिए सबात साहिबा क्या जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इलेक्शन एक्ट में उसके बाद जो जिसका जिक्र कर रहे हैं जिस शेख का 184 के मामलात का, तो राइट ऑफ अपील हो सकता है? ये देखिए वो तो बात की बात है, लेकिन पहले तो ये तो उस वक्त की बात है कि जब डिसीजन हो जाएंगे। अभी कुछ केसेस में कन्विक्शन हुई है और कुछ केसेस उनके अभी चल रहे हैं, पहले वो आके उनको फेस करेंगे। तो ये तो बात की बात है कि उनको राइट ऑफ अपील में उनको ये यानी फायदा इन अमेंडमेंट्स का हो रहा है या नहीं। वैसे तो पीछे जिस तरह यानी थोक के हिसाब से वो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि इनके लिए आने वाले रास्ते जो है वो आसान हो जाए।
तो आई एम श्योर कि उसका ये फायदा भरपूर उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले इनको या ये अरेस्ट होंगे या ये सरेंडर करेंगे। दो केसेस जो इनके अगेंस्ट है। इफ्तिखार शिराजी साहब और सबात साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अहम मामलात हैं, कुछ कानूनी पेचीदगियां, उस पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मैम, जो जमानत वाला हमारा सिस्टम है उसको अगर देखें तो गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए भी हो सकता है मामला। प्रोटेक्टिव बेल जिसे आप कह रहे हैं जी, ये प्रोटेक्टिव बेल भी देखें, अभी तक तो इनकी कोई अप्लाई नहीं हुई। और अगर वो ये प्रोटेक्टिव बेल की सूरत में भी उसको इनके आने से पहले फाइल हो जाना जरूरी है। तो अभी तक तो इनकी प्रोटेक्टिव बेल सो फार किसी अदालत के अंदर दायर नहीं है, जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, लेकिन की जा सकती है। जी, वो जाहिर है ये वो चांस ले सकते हैं। ठीक है, इफ्तिखार साहब आने से पहले अगर जमानत ले लेते हैं, उसके बाद केसेस की तरफ जाते हैं, अपील वाले मामले पर जाते हैं, बड़ी तगड़ी टीम है जी, कानूनी टीम है, तो फिर अगर जाते हैं तो क्या देख रहे हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें ये सब हो जाता है इफ्तिखार साहब, तो क्या इतना आसान है नवाज शरीफ के लिए चौथी बार की टर्म देखना? नहीं, पहली बात तो ये है कि उनको एक तो कन्विक्टेड पर्सन है, वो एक कैदी है, और कैदी किसी किस्म की मैं नहीं समझता कि अब मेरी नाकस राय में कि उनको प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड कर सकते हैं। उनको इस एवन फील्ड केस के अंदर लामहला तौर पे अडियाला जेल जाना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि फ्लैगशिप के अंदर जिनमें उन्होंने अदालत में पेश नहीं हुए और उनको एक्सकाउंटर करार दिया गया, उनको मफरूर करार दिया गया, तो इसहाक डार साहब भी आपको याद होगा कि जब 2 साल बाद वापस आए थे वज़ीर ख़जाना बनने के लिए, तो उन्होंने एक प्रोटेक्टिव बेल ली थी। उसके बाद वो अदालत में जाके पेश भी हो गए थे। उसके बाद फिर 2-4 समातें हुई, उसके बाद मामला फिर आगे तवील हो गया। तो इनका केस ना डिफरेंट है, ये कैदी हैं और ये पाकिस्तान ने दुनिया की किसी भी अदालती तारीख में अपनी नौयत का अनोखा वाक़या है कि एक प्रिजनर को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई हो और वो शख्स वहाँ पे 3 बरस तक रहा हो, और जो ग्राउंड्स उन्होंने लिए हैं उन ग्राउंड्स को भी उन्होंने एक तरह से यूटिलाइज नहीं किया। गोया को इलाज के लिए गए थे, पहले उनका ख्याल ये था कि कोविड है, नहीं हो सकता, मूव नहीं कर सकते, लेकिन उस दौरान उन्होंने उम्रे भी किए, बैरून मुल्क सफ़र भी किए, यूरोप अमेरिका के टूर भी कर लिए, लेकिन इलाज नहीं करवाया। तो मैं समझता हूँ कि ये नुकात भी बाद में उठाए जाएंगे, और यही वजह है कि पीटीआई की हुकूमत ने अपने आखिरी दिनों में अदालत में यही दरख्वास्त दायर की थी कि जो शख्स जो ग्राउंड लेके गया था वो बुनियादी तौर पे झूठ बोल के गया है, कोई इलाज के लिए नहीं गया था, बल्कि उसने इस कैद को, इस अदालती सिस्टम को अवॉइड करने के लिए सारा ड्रामा रचाया, लिहाजा उसको वापस बुलाया जाए। तो मेरा ख्याल में एक तो ये है। दूसरा मामला जो आप कह रहे थे कि गोया कि उनके लिए कितना आसान होगा, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इतनी आसान होगी जितनी वो समझ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगरचे एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर जो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज साहबा तो को एक्यूज है, प्रिंसिपल एक्यूज तो नवाज शरीफ ही है ना। तो जाहिर सी बात है जो उनके ऊपर इल्जामात हैं इल गॉटन मनी के, उनको वो अदालतों को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जो उन्होंने मुल्क, उनके जो मनी ट्रेल है, सवाल तो वही था, उसका जवाब उस वक्त नहीं दे पाए तो अब कैसे दे पाएंगे। तो मेरा ख्याल में, और साथ में जो सादिक और अमीन को लेके उनको ताहियात ना हेल्प किया गया था, और उसके अंदर वो रिव्यू में भी गए थे और वो रिव्यू भी अपनी एग्जॉस्ट कर चुके हैं वो। तो मैं नहीं समझता कि अब एक राइट ऑफ अपील को लेकर आप ये कहें कि जो डेफिनेशन आप कर रहे हैं कि जी नाअहली सिर्फ 5 साल के लिए है और वो उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है और अदालत इस बात को मान लेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि अताब बंदियाल साहब चले जाएंगे, लेकिन काजी फाजिसा साहब भी बड़े एक ऑनरेबल और बड़े अपराइट किस्म के चीफ जस्टिस होंगे इंशाल्लाह। और मैं नहीं समझता कि वो मेरिट से हट के किसी शख्स को कैसा रिलीफ देंगे कि जो बुनियादी तौर पे बनता नहीं है। तो उनके अगले सियासी सफर और जब उनका चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनना, इसके ऊपर बड़े इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं होगा जो वो सोच लेके आ रहे हैं कि उनके लिए एक बड़ी फ्री राइड होगी, वो आएंगे और जो चाहेंगे वो मिलता जाएगा और जो करना चाहेंगे वो हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक चीज़ और, सवाद साहिबा से भी ये, जैसे सवाद साहिबा इफ्तिखार साहब फरमा रहे हैं
कि मुश्किल है, चौथी दफ़ा के लिए नामुमकिन होगा और इतना आसान नहीं होगा कि फ़ौरन आए, फ़ौरन ये मामला निमट जाएं और फिर वो अपनी चौथी टर्म की तरफ भी चले जाएं, चाहे जितनी मर्जी अमेंडमेंट्स हो गई हों इलेक्शन एक्ट में। जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। उसकी वजह कि देखिए इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हुई हैं। इस तरह नहीं है कि यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं उनके, वो आएंगे और वो इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर जाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इस तरह यानी दिस इज इम्पॉसिबल। जाहिर है उनको यहाँ के पहले तो अपने केसेस को फेस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो राय आमा है वो बहुत बदल गई है और लोगों का परसेप्शन उस तरह नहीं है जिस तरह नून लीग बहुत ज्यादा अपना खुशफहमी का शिकार है और वो समझती है कि यहाँ पे हर चीज बड़ी उनको आराम से मिल जाएगी प्लेट में रखी हुई। वो आएंगे तो उनकी मर्जी के ऑर्डर्स हो जाएंगे और वो दे कैन गो स्कॉट फ्री। इस तरह नहीं हो सकता और इस तरह पॉसिबल भी नहीं है। ये अवाम के वोट के ऊपर हुकूमतें बन के आती हैं, सिर्फ कवानीन के बदलने से हुकूमतें बन के नहीं आती। ये हमारा राइट टू वोट है। ठीक है शहबाज साहब, ये बताइएगा कि जो इलेक्शन अमेंडमेंट्स हुई हैं इलेक्शन एक्ट में, सदर मुमलिकत इसके मुताबिक जाहिर है कि ऑर्डर तो नहीं कर सकते, पहले की तरह इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, लेकिन तजवीज़ दी है, ख़त लिखा है, तो ये हो सकता है? सदर मुमलिकत ने अपने आप को पहले ही बड़ा कंट्रोवर्शियल बना लिया है, तो इसलिए उनके जो एक्ट्स हैं वो पहले ही मैं समझती हूँ बड़े क्वेश्चनेबल हैं। वो अपने मैंडेट से, अपने डोमेन से निकल के कोई काम नहीं कर सकते थे। जो लॉ प्रोवाइड करता है ही हैज टू डू दोज थिंग्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि हर इदारा और हर शख्स अपने डोमेन से निकल के कवानीन की वायलेशन कर रहा है और आइन को तोड़ रहा है। तो फिर जाहिर है सदर मुमलिकत भी उसी को शायद फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, एक सिर्फ सवाल ये कानूनी है इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या उबूरी हैसियत में, चूँकि टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया, सदर की मुद्दत ख़त्म हो गई, तो उबूरी हैसियत में है, इसमें पूरी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं कानूनी तौर पर सदर मुमलिकत? नहीं, मैं नहीं समझती कि कर सकते। ओके, इफ्तिखार शिराजी साहब, यही सवाल आपसे सर। अब वो जो 6 नवंबर का आ गया है, भाई मेरे जो निगरान 3 महीने के लिए आ रहा है वज़ीर आज़म, उसको तो आपने सारे इख्तियारात दे दिए हैं, जो इलेक्टेड आदमी भी नहीं है, जो मुंतखब आदमी भी नहीं है, और सदर पाकिस्तान को तो 4 सूबों की असम्बली ने और कौमी असम्बली ने मुंतखब किया है। उसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो तो अबूरी है, वो तो आइन के नीचे अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। लेकिन जो निगरान सेटअप आया है, इसको आपने रूल्स के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके किसी किस्म के मुआहदे करने के, किसी इदारे में अपार्टमेंट के तरीक़ेकार को बदलने के, किसी किस्म के काम करने के कुल्ली इख्तियारात दे दिए हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग इन चीज़ों को ठीक कह रहे हैं उनको भी अपने थोड़े से कंडक्ट के ऊपर, अपनी गुफ्तगू के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। ये कैसे हो गया कि एक सदर अबूरी हो गया? नहीं बिल्कुल इफ्तिखार साहब, चलें, मैं आपकी बात से इस हद तक अग्री कि ठीक है, चारों सूबों, चारों असेंबली, लेकिन जब अमेंडमेंट हो गई एक कानून में, उसके बाद इलेक्शन की तारीख या उसके हवाले से दोबारा ये मामलात करना, आप नहीं समझते कि ये खुद में ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला है? उसमें मेरा अर्ज ये है कि आपने तरमीम किया इलेक्शन एक्ट के अंदर और आइन को आपने ऊपर रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, एक्ट ऊपर है? मुझे बताइएगा, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मुकद्दम समझते हैं या एक्ट को समझते हैं? सर कॉन्स्टिट्यूशन कानून मुकद्दम है। आइन के अंदर लिखा हुआ है 90 रोज। आइन के अंदर कोई बदलाव नहीं किया आपने। या तो पहले आप 2 अक्सरियत से आइन के अंदर तब्दीली लेके आए, उसमें यह आपको लिखना पड़ेगा कि जब हल्का बंदियां करनी हो, जब मरदमशुमारी के नतायज को आप वैलिडेट कर दें, उसके बाद हल्का बंदियां नई वोटर लिस्ट बनेगी, तो फिर 90 दिन के ब्लैक को खत्म कर रहे हैं और ये इलेक्शन 120 दिन, 140 दिन, 200 दिन बाद भी हो सकते हैं। भाई आइन के अंदर तो लिखा हुआ है 90 रोज, और सदर के पास आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत ये इख्तियार हासिल है उसे कि वो इलेक्शन कमीशन को ये कह सकता है कि भाई आइन में ये अभी तक दर्ज है कि जब असम्बलियां खत्म हो जाएं तो उसके 90 रोज के अंदर इंतखाबात आपको कराने हैं। अगर असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन, और अगर असम्बली को डिसॉल्व कर दिया जाए तो फिर 90 दिन। तो मुझे बताइए कि आप आइन को ऊपर रखेंगे या एक्ट को ऊपर रखेंगे? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इफ्तिखार साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन, कि अगर यही बात जो आप कह रहे हैं यही मैं बात लेता हूँ, तो क्या सदर को तजवीज़ देनी चाहिए थी या फिर पहले की तरह अनाउंस करना चाहिए था इलेक्शन की डेट का? तो तजवीज़ क्यों दी, खत क्यों लिखा?
भाई ये तो देखें, मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मकसद ही यही होता है कि जब आप एक ऑर्गन ऑफ स्टेट के साथ बैठते हैं तो बाहमी मुशावरत के जरिए आप एक डेट अनाउंस करते हैं। अब सदर ने अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत की होगी और जो प्रेसिडेंट हाउस की कानूनी टीम है उन्होंने अपनी लीगल इनपुट दिया होगा सदर को, और सदर ने ये मशवरे के तौर पे, तजवीज़ के तौर पे बताया है कि मेरे टीम और मेरी जो दानिश है वो ये कह। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। सबाहत रिजवी साहिबा माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थी। इसी कानूनी पहलू पर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं, क्या फेस करेंगे और क्या इलेक्शन में जाना इतना आसान होगा, चौथी टर्म लेना इतना आसान होगा, और फिर सदर मुमलिकत ने जो तजवीज़ दी है उस पर भी आज बात हुई है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर एक बड़ा अहम मामला है उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक जी। सबसे बड़ी बात ये थी जिस पर मैं जाते हुए आपको कह रहा था कि एक बड़ा अहम मामला है, उस पर बात करेंगे कि हमारी वो एयरलाइन जिसने दुनिया की बहुत सी एयरलाइंस को इस्टेब्लिश किया, वो एयरलाइन इस खसारे तक पहुंच गई कि आज 1 माह हो चुका है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, 23 अरब रुपए उनके गवर्नमेंट की तरफ फंसे हुए हैं, निगरान गवर्नमेंट वो देने पर तैयार नहीं है, 15 सितंबर तक फ़्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा है, हमारे पास पेट्रोल मौजूद नहीं है। ये सब हुआ क्यों है? जब इतने ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉफिट की एयरलाइन, जो कि एक प्राइड था पाकिस्तान का और दुनिया भर में इसकी मिसालें दी जाती थी, इसके साथ ऐसा हुआ क्यों है? क्या प्रॉब्लम है? क्या इसके फंड्स के इश्यूज़ हैं, इसके ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं, मसले हैं क्या, असल में हुआ क्या है PIA के साथ? आज ज़रा इस पर भी बात करेंगे। इरशाद गनी साहब साबिका डायरेक्टर मार्केटिंग PIA हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। CEO एविएशन बिजनेस रहे हैं, कंसल्टेंट रहे हैं, बहुत आम पोस्ट पर काम किया है, एक्सपर्ट हैं PIA के हवाले से बात करने के। इरशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आपने वक्त निकाला। इरशाद साहब, अगर हम यहाँ से ही शुरू कर लें कि ये बहरान पैदा ही क्यों हुआ PIA का, क्या वजूहात है आपके नज़दीक को, मोटी मोटी चंद वजूहात जो आप हमें बता सकें? ये बहरान जी हमारा शुरू उस वक्त हुआ जब हुकूमत पाकिस्तान ने ओपन स्काई पॉलिसी अडॉप्ट की 1992 में। उससे पहले हम ठीक जा रहे थे। जाने क्या सूझी कि यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया गया कि जी जो जितनी फ्लाइटें ऑपरेट करना चाहे पाकिस्तान वो कर सकता है। उससे हमें एक झटका पड़ा, उसको जल्दी एहसास हो गया उसका, और साल 1.5 साल बाद वो पॉलिसी खत्म कर दी गई। लेकिन वो सही मानों में खत्म नहीं हुई। उसको बाद कहने लगे कि लिबरल एविएशन पॉलिसी होनी चाहिए, और लिबरल की आड़ में उसी तरह लूटमार होती रही, जिसने जो मांगा उसको दे दिया गया। ये जो ट्रैफिक राइट्स होते हैं ये एक्सचेंज किए जाते हैं कि हमें क्या बेनिफिट होगा, दूसरे को क्या बेनिफिट होगा, और उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है क्योंकि ये ट्रेड का एक हिस्सा है। लेकिन हमने कहा जी आओ और हमें लूटो। तो उस वक्त से शुरू हुआ, और उसके बाद फिर बहुत सारी वजूहात हैं। मुख्तलिफ स्टेप्स में इसको एनहांस किया गया। बाद में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स का लोग बहुत शोर करते हैं, वो भी एक वजह बनी कि इनएफिशिएंट लोग आए, और बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हुई मैनेजमेंट में। हर साल 1.5 साल बाद या चेयरमैन बदल जाता है या MD बदल जाता है, और ऐसे लोग आते हैं जिनका सिविल और कमर्शियल एविएशन से ताल्लुक नहीं होता। ऐसे लगता है कि ये हायर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे गवर्नमेंट लोगों को आजमाती है और सिखाती है, और फिर जब सीख जाते हैं तो ले जाती है। तो ये वजूहात है, कंटिन्यूटी नहीं है। अपग्रेडेशन क्यों नहीं कर पाए इरशाद साहब? इतने लंबे अरसे से जहाज़ों की अपग्रेडेशन नहीं हो पाई। हम वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एयरलाइन थे जो दुनिया भर की कई एयरलाइन को इस्टेब्लिश कर रही थी, फिर हमारे पास ये ऐसा क्यों एकदम से फुकदान? तब क्या हो रहा था? तब कौन से कॉम्पिटेंट लोग थे जो अब कॉम्पिटेंसी का इतना फुकदान हो गया? उस वक्त ठीक है, पुराने लोग कॉम्पिटेंट भी थे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उस दौर में कंपटीशन नहीं था। कॉम्पिटेंट तो थे, कंपटीशन नहीं था। ना गल्फ एयर थी, ना क्या नाम है एमिरेट्स थी, ना कतर एयरवेज थी। गल्फ एयर एक एग्जिस्ट करती थी 90s में या लेट 80s में, इसके अलावा कोई मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन नहीं थी।
सऊदीया भी ना होने के बराबर थी, नॉन एग्जिस्टेंट थी, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ी है। तो हमें कोई कंपटीशन देने वाला नहीं था और हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। यहाँ पाकिस्तान में ऑपरेट करती थी SAS, अमेरिकन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, क्वांटास, एयर फ्रांस, ये क्वालिटी एयरलाइंस थी और उन क्वालिटी एयरलाइंस के साथ हमने compete किया। लेकिन जब हमारे पास आ गई वो एयरलाइंस जिनकी डीप पॉकेट्स थी, जिनको पैसा कमाना नहीं था, उन्होंने अपनी एयरलाइन से अपने शहर को बनाना था, उन्होंने बेदरेग खर्च किया, प्राइसेस डाउन की, प्राइसेस कट की। हम ये नहीं कर सके और हम कंपटीशन से घबरा गए, टू बी ऑनेस्ट, और हमने अपना ऑपरेशन कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट कर लिया कि जी दूसरी एयरलाइन इस्लामाबाद या लाहौर नहीं आती तो चलो हम वहाँ से हमारी मोनोपोली होगी। बाद में एविएशन पॉलिसी लिबरल होने से वहाँ भी उनको एक्सेस दे दी गई कि वो वहाँ भी फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं, तो वहाँ भी हमें कंपटीशन मिल गया। तो हमें कंपटीशन ने मारा जिसके लिए हमारी मैन पावर ट्रेन नहीं थी, तैयार नहीं थी और वो अपने आप को किसी भी ब्यूरोक्रेट से कम नहीं समझते थे। ठीक हो गया। अच्छा शाद साहब ये बताएं, दुनिया की वो एयरलाइंस जो इस वक्त तरक्की कर रही हैं, आपने कुछ का जिक्र भी कर दिया जी, क्या वो इन पॉलिसीज से मुबर्रा हैं जिसका आप जिक्र करें, लिबरल पॉलिसीज हमने अपना ली और बाकी एयरलाइंस को भी जगह दे दी? तो ऐसा तो पूरी दुनिया में होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हमने जापान एक्स्ट्रा फ्लाइट्स ऑपरेट करने की कोशिश की, हमें परमिशन नहीं मिली। हमने जब इंडिया की ओवरफ्लाइंग बंद थी तो अपनी बैंकॉक मनीला फ्लाइट जो टोक्यो जाती थी, हमने परमिशन मांगी कि हमें वह बीजिंग टोक्यो आने की परमिशन दे दी जाए। 2 फ्लाइटों की इजाजत है बीजिंग टोक्यो, 2 वो फ्लाइटें भी दे दी जाए तो हम 4 ले आएंगे। हमें वो परमिशन नहीं मिली। वो कहते हैं जी कि इतना ट्रैफिक नहीं है कि आपको 5वीं फ्लाइट दी जाए। आज भी कनाडा हमें डेली फ्लाइट ले जाने की इजाजत नहीं है, वो उस पर रेजिस्टेंस होता है कि नहीं जी आपको जरूरत नहीं है। तो दुनिया अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। एमिरेट्स, हम एक जमाने में 42 फ्लाइटें ऑपरेट करते थे वहां हफ्ते की, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से, या ट्रांजिट होता था लंदन जाते हुए। हमने परमिशन मांगी कि हमें अपनी हैंडलिंग एजेंसी बनाने की इजाजत दे दी जाए दुबई में, हमें नहीं मिली। यहाँ पर कराची में वो ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हम दुबई में ऑपरेट नहीं कर सकते। क्यों? उनको पता है कि इसमें हमारे लिए कमाई है, हमारा कंपटीशन आ जाएगा तो हम इसको इजाजत नहीं देंगे। तो हमें इजाजत आज तक नहीं मिली। ठीक हो गया। तो ये तो बड़ा पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर बड़ा ही मेरा ख्याल है नाअहली साबित हो रही है। सर ये बताएं, निजकारी कितनी ज़रूरी देख रहे हैं? अब लगता है आपको कि निजकारी होनी चाहिए? तनख्वाहें नहीं मिल रही लोगों को, अरबों रुपए तो गवर्नमेंट की तरफ फंसे हुए, तो निजकारी अब क्या देख रहे हैं, होनी चाहिए? सर मौजूदा हालात में जहां एयरलाइन है, मेरा ख्याल अब यही एक ऑप्शन है कि निजकारी की जाए, लेकिन निजकारी के लिए माहौल साजगार होना चाहिए, जो कि आज अगर करेंगे तो वो साजगार नहीं है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कहा जी कि ये इलेक्शन सर पे हैं, आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, मुलाजमीन प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे सिविल एविएशन को प्राइवेटाइजेशन की बात हुई या एयरपोर्ट से हैंड ओवर उन्होंने की बात हुई तो वहां शुरू हो गया सिलसिला। PIA में भी हंगामा हो चुका है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनकी सपोर्ट पे आ जाएंगी। इस तरह उनको ज्यादा वोट मिलेंगे, उनको ये उम्मीद होगी कि हम वोट ले सकेंगे या कम से कम नारेबाजी कर सकेंगे। अगले 4-6 महीने माहौल खराब है। इस वक्त प्राइवेटाइजेशन का सोचें जरूर, प्लान जरूर करें, लेकिन बंद कमरों में ये इस वक्त हो नहीं सकती। अच्छा इरशाद साहब, बहुत लंबे अरसे से प्राइवेटाइजेशन के ज़मरे में जो 17-18 इदारे थे उनमें एक PIA भी था, लेकिन हो नहीं पा रही। क्या वजह है? क्या आप समझते हैं कि जो यूनियंस हैं वो बहुत पावरफुल है? क्या है? देखिए जी, PIA एक बड़ा अच्छा इदारा है और कोई भी इसको खरीदना चाहेगा या लेना चाहेगा, लेकिन इसके ऊपर लायबिलिटीज इतनी है कि उन लायबिलिटीज के साथ कोई नहीं लेगा। अभी जो गवर्नमेंट की प्रपोजल है कि हम लायबिलिटीज अपने ऊपर ले लेते हैं, हर साल जो 70-80 बिलियन का लॉस करती है PIA, ये हर साल करना पड़ेगा, जैसे स्टील मिल कर रही थी। अगर इसी तरह चलती रही तो वो एक दफा जितनी भी लायबिलिटीज हैं, 750 बिलियन की है, कितने की है, वो अपने ऊपर ले लें, स्लेट इसकी साफ कर दें। एयरलाइन को कहें जी अब आप अपने आप को चलाएं और आप बेहतरी दिखाएं
और अर्न करके दें। उस स्टेज में तो कोई दूसरा इन्वेस्ट करेगा इसमें, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है उसमें भी हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए अप टू 49%, लोकल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए 50% से ज्यादा पाकिस्तान के पास होने चाहिए शेयर, जो कि उसूल है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हमने किसी फॉरेन एयरलाइन को दे दी, स्पेशली फ्रॉम द मिडल ईस्ट, वो हमें निचोड़ के ले जाएगी और शायद पीआईए का नाम ही खत्म हो जाए। हाँ जी, नहीं, पीआईए वो रखेंगे, उनको निचोड़ना यूं होगा कि वो पैसेंजर दुबई तक या कतर तक या कहीं और लेके जाएंगे और वहां से वो अमेरिका अपनी जहाज पे बिठाएंगे। सही। आज उनकी फ्लाइटें अगर 26 है या 28 है, अब वो अनलिमिटेड कर सकेंगे पीआईए के नाम पे। और वो क्यों कराची से न्यूयॉर्क का किराया पीआईए को दें? वो कहेंगे जी कि आप कराची से दुबई आप करें और आगे हम ले जाते हैं, 80% किराया वो लेंगे, 20% हम लेंगे, उसमें उनका फायदा होगा। तो बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आपने तो काफ़ी डिटेल हमें बता दिया और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो कि प्राइवेटाइजेशन अगर करने जाएं तो आ सकती हैं, वो सारी डिटेल पहलू या टेक्निकल पहलू जिसे हम कहें फाइनेंशियल तौर पर या ऑपरेशनल तौर पर, उस पर बात हुई है। बहुत शुक्रिया इरशाद गनी साहब, साबिक डायरेक्टर मार्केटिंग पीआईए, हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।